गुड इवनिंग। आज नए स्टूडेंट्स भी हैं क्या क्लास में? आज कुछ मेरे को नए नए चेहरे दिख रहे हैं भाई। सारे पुराने ही हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओहो, ये प्रियांशु की आवाज बड़ी चहकती है भाई मेरी क्लास में। है प्रियांशु? यस मैम। बहुत चहकती है भाई तुम्हारी आवाज। गुड इवनिंग जतिन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सिमरनजीत। ओके, सिमरन दो है। अच्छा, एक सिमरनजीत है, एक सिमरन है। गुड इवनिंग। हश्मिता है, ठीक है। भूमिका है, खुशप्रीत है, कुलप्रीत है। कुछ के नाम तो याद होते जा रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है। ऑल राइट। उषा, आपने अपनी आपका नेम उषा ही है क्या, या फिर आपने किसी सिबलिंग के नेम से या पेरेंट्स के नाम से ज्वाइन किया है? मैम मम्मा का नेम है। आपका नेम क्या है बेटा? मैम अनुज। अनुज है। देखो अनुज, नहीं तो मैं तुम्हें फिर तुम्हारी मम्मा के नाम पे ही बुलाती। सही है ना? तुमने तुम्हारा नाम बता दिया है ना? यस मैम। ओके, चेंज कर लेना, अपनी बना लो, ईमेल आईडी बना लो अपनी। गुड इवनिंग सिमरन। गुड इवनिंग। ये कौन है अभी? साहिल। ओके, ठीक है। मैम नेहा। नेहा किसका नाम है? मैम साहिल के नाम से। अच्छा, अरे यार तुम लोग अपने नाम से ज्वाइन करो भाई। अब मैं सोच रही हूँ साहिल लड़का है? बट नो मैम। तुम तो नेहा निकली। चलो ठीक है, इट्स ओके। ठीक है बच्चों। सो यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। गुड इवनिंग। जिसका पीछे से शोर आ रहा है ना थोड़ा सा, वो सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें कि माइक म्यूट करके रखें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड, देन फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप लोग अपनी सारी क्लासेस लगाते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स की लगाते हैं? क्योंकि दिन में एक ही क्लास लगती है, तो सारे सब्जेक्ट्स की क्लास लगाते हो तुम लोग? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बड़े अच्छे बच्चे हो तुम तो। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है। सो मैंने अभी तक आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लास्ट क्लास में खत्म कर दिया था हमने, क्वांटम नंबर करके। और मैंने कहा था कर लेना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, है ना? अपन ने मोल कॉन्सेप्ट कर लिया है, अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया है, और अपन ने वो कर लिया है, क्या बोलते हैं, कौन सा चैप्टर है वो, पीरियोडिक टेबल, वो हो गया है। अब हम फाइनली मूव कर रहे हैं द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, और मैं बोलूंगी, और वी कैन से मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर फ्रॉम योर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। मतलब केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है, कोई भी बच्चा इसको छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे आपको ये कितना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, तब भी आप ये चैप्टर नहीं छोड़ के जाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर को छोड़ने का मतलब है तुम अपने केमिस्ट्री में 25 में से 2 क्वेश्चन हटा दे रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि तुम्हारी शिफ्ट में केमिकल बॉन्डिंग से तुम्हें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पिछले तुम 5-7 साल का भी उठा लेते हो पेपर, तो तुम्हें दिखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है केमिकल बॉन्डिंग से पूछे गए हैं। भर भर के पीवाईक्यूज जो है इससे रिलेटेड आए हुए हैं, भर भर के। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि वो कुछ ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक से, कोई भी अंटशंट टॉपिक से बना के दे देगा, अंटशंट क्वेश्चन नहीं। जो उसका क्वेश्चन होता है ना, वो काफी अच्छा फ्रेम करता है वो केमिकल बॉन्डिंग से। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, वो पता रहता है, प्रिडिक्टेड टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो मैं आप लोगों को जो जो टॉपिक्स वो बताऊंगी जहां से क्वेश्चन आता है, वो तो मैं श्योरली करवाने ही वाली हूँ, और उसकी हम प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करेंगे, राइट? क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही यही है कि इन क्लासेस का आप लोगों को
बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम आ रहे हो बस टीचर पढ़ा के जा रहा है और तुम बस पढ़ के जा रहे हो। नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हारे 12th में काम आए, 12th में तुम्हारा बर्डन कम हो, मैं इसीलिए वो चीज यहाँ पे कर रही हूँ। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम लोग जो है, जो जो चीजें जो तुम्हारे पेपर में आएंगी 2027 में, वो मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ इन चैप्टर्स के थ्रू। ठीक है? और ये चैप्टर अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैम आसान है या मुश्किल है, तो मैं इसको, देखो मुश्किल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, तो चैप्टर को आसानी से समझा जा सकता है सॉरी, प्रोवाइडेड कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर मान लो कोई बच्चा, मान लो सिर्फ क्लास में ही पढ़ के जाता है और उसको क्लास में सब बढ़िया समझ में आ गया, हाँ हाँ ठीक है मैम इसका ये होगा इसका ये होगा, बट वो घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहा है क्वेश्चंस की, तो फिर आप लोगों को ये चैप्टर खराब लगने लगेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? लेकिन अगर आप ये चैप्टर मेरे साथ क्लास में भी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा घर में भी 1 घंटा दे रहे हो, यार 1 घंटा तो तुम दे सकते हो, है ना? 12th में तो तुम अगर यहीं पे अवंती में ही क्लासेस लोगे 12th में, तो आपकी एक दिन में 2 क्लासेस लगेंगी, वो भी बेटा 1.5 घंटे की। सोचो, 1.5 घंटे की लगेंगी, है ना? टीचर्स के साथ मेंटरशिप कॉल होंगी तुम लोगों की, तो वो तो तुम्हारा टाइम और बढ़ जाएगा। और उसके अलावा हम तुम लोगों को बोलेंगे कि 3 घंटे और पढ़ो। तो मैं कहूंगी कि आप अभी से ही अपनी हैबिट बनाओ, जो आपको डेट मान के चलो कि तुम्हारी 1.5 घंटा क्लास में जाता है, मान के चलो उस 1.5 घंटे के बाद जो तुम्हें टाइम मिल रहा है ना, जस्ट डेडिकेट ऑन योर स्टडी। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आप यस कहते, मैम। अगर आपको लगता है कि मैम हमसे पीवाईक्यू एकदम से नहीं बनते, कोई बात नहीं, आप पहले एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी को पढ़ो, उसके क्वेश्चन करो। तो जब तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन गो टू द पीवाईक्यू। बेटा स्कूल वाले तो हर बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं भाई, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे मैं ये नहीं सुनती हूँ कि हमें प्रेशराइज नहीं कर रहा, बट वो प्रेशर में तुम किस तरीके से निखर के आते हो ना, वो मैटर करता है। प्रेशर तो है, और बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रिजल्ट जेई के 12th के रेगुलर बच्चे ही निकालते हैं, तो प्रेशर उनको भी मिलता है, बट दे आर डूइंग। ऐसे तो तुम 12th में गिव अप मार दोगे हेमंत। 12th वाले जो मैं बैचेस लेती हूँ, 12th वाले जो 12th वाले मैं बैचेस लेती हूँ, उसमें तुम देखो बच्चों को तो हमने खून पी रखा है हमने, उनकी 3 घंटे की क्लासेस लगती है, उनकी मेंटरशिप लगती है, उनको क्लास में अलग पढ़ाते हैं, हम अलग से असाइनमेंट्स अलग देते हैं। सोचो, वो भी कर रहे हैं, उसमें भी सुबह जाते हैं बच्चे, कुछ हिमाचल के बच्चे हैं वहां पे, मतलब ज्यादा हिमाचल के, पंजाब का भी बैच है ना? तो वो बच्चे सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, 4-4 5-5 बजे आते हैं कहीं तो, बट दे आर डूइंग, क्योंकि उनको पता है कि हमें करना तो देखो जेई है ना? और अगर अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर टीचर की हमें गाइडेंस मिल रही है, तो वो भी सोचते कि चलो ना करते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं, अपना बेस्ट देके देखते हैं। तो ये तुम लोगों में भी चाहती हूँ मैं, वो दिखे मुझे। ठीक है, 11th में कहीं ना कहीं बच्चा नॉन सीरियस होता है, ये मैंने देखा है, बट आप लोगों को हो सकता है मेरी बातों से कुछ बच्चे सीरियस भी हो गए हैं, बट मैं चाहती हूँ जितने बच्चे यहाँ पे 60 बच्चे फिलहाल मेरे सामने बैठे हैं, तो 60 के 60 बच्चे में वो चेंज आना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेट तो यू हैव टू फेस एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग में नहीं कहीं और भी जाना चाहते हो, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम तो फेस करना पड़ेगा। हमारे टाइम में था कि 12वीं के नंबर देख के डीयू में एडमिशन हो जाता, तो उसमें भी जाने के लिए तुम्हें सीयूटी का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, सो वो तो करना ही है, और उसके लिए अपने को पढ़ाई करनी है, 12th भी करनी है अपने को, 11th भी करनी है। ठीक है, सो यस, ये करता है आप लोगों को। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, जो कि हाइब्रिडाइजेशन पे रहेगा बेस्ड। और इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो किसी भी बच्चे को स्किप नहीं करना है। कौन कौन से हैं? एक तो हाइब्रिडाइजेशन ही है, ठीक है, एक वीएससीपीआर थ्योरी है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और आपका एक एमओटी है, दैट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी,
उसके अलावा डायपोल मोमेंट। तुम पेपर उठा लो, क्वेश्चन यहीं से ही तुम्हें दिखेंगे, भर भर के, मतलब भर भर के मिलेंगे तुम्हें। इसके अलावा जो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है तो वो ऐसे कौन से 2 टॉपिक है, वो है फजान्स रूल। फजान्स रूल बहुत आसान है, तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मान लो एग्जामिनर को देना हुआ, देखो एक क्वेश्चन, वैसे तो दोनों क्वेश्चन इन टॉपिक से ही आते हैं, अगर मान लो एक क्वेश्चन इन टॉपिक से आया ऊपर वाले से, तो एक वो नीचे वाले में से देगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो हमारा टारगेट रहेगा, पहले तो इन टॉपिक को अच्छा करना रहेगा, इन टॉपिक को, नमस्ते बेटा, इन टॉपिक को हमें हद ज्यादा अच्छा करना है। हद ज्यादा अच्छा करने का मतलब है दैट यू विल बी एबल टू सोल्व जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिसेंट वाले, बिकॉज आपको पता होना चाहिए रिसेंट में किस तरीके का पैटर्न रहा है पिछले 2-3 सालों में। अगर तुम 2-3 सालों के सवाल बना पा रहे हो 23, 24, 25 के, तो बहुत अच्छी बात है, यू आर गोइंग ऑन गुड ट्रैक, राइट। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज तो ज्यादा वो नहीं रहेगा, जेईई के क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी आज, तो तुम्हें समझाऊंगी पहले कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ते हैं हम पहले तो, राइट। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों पढ़ते हैं, उसके लिए तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। किसी को याद है, तुम लोगों ने पढ़ी होगी स्कूल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? Yes. Yes, ma'am. और जो मैं टॉपिक कराती हूँ ना, तुम लोग या तो तुम अवंती के मॉड्यूल से पढ़ लिया करो, या फिर एक बार अपने एनसीईआरटी से रीडिंग मार लिया करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, है ना, वो लंबे टाइम तक चीज याद रहेगी। तो पहले मैं देखो हाइब्रिडाइजेशन क्यों हम पढ़ते हैं, उसके लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या लिमिटेशन थी जिसकी वजह से हम हाइब्रिडाइजेशन पे जंप किए। बिकॉज यू नो ना, मैं हर चैप्टर में से वो टॉपिक उठा रही हूँ दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर जेईई। तो हाइब्रिडाइजेशन को मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करवाऊंगी, समझ में ही नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसका इतना बता देती हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए। देखो, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर तुमने पढ़ी होगी तो तुमने देखा होगा ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या बताता था, कोवलेंट बॉन्डिंग को ये दिखाता था कि आप लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले रहे हो, लेट्स से जैसे मैंने हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल लिया और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, राइट। ऐसे ही मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन का एक और ऑर्बिटल लिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे आप लोगों के, उनकी आपस में क्या कराते हैं, ओवरलैपिंग कराते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ Yes, ma'am. बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ मैक्सिमम होती है, बिटवीन द न्यूक्लियाई, और वो स्टेबल जो होता है मॉलिक्यूल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन क्या पढ़ते थे तुम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हो पार्शियली फिल्ड होनी चाहिए, है ना, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो जब ओवरलैप करेंगे तो वहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। याद आ रहा है तुम लोगों को ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये चीज तो बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी थी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है नहीं करेंगे। तो ये चीज थोड़ा सा तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो वो चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा जब तुम लोग ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे तो यहाँ पे आप 2 तरह के बॉन्ड की भी डिस्कशन करते थे, सिग्मा और पाई बॉन्ड, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम कहते थे Yes, ma'am. कि मैम कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, किस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, डिपेंड कर रहा है कि ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। तो तुम लोग पढ़ते थे कि अगर मैम आपकी मतलब अगर हमारी हेड ऑन क्या बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो तुम उसको क्या बोल देते थे कि वहां पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, बोलते थे ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
वेरी गुड, तुम लोगों को मालूम है। Yes, ma'am. ठीक है, जैसे मैंने ये जो एग्जांपल अभी फिलहाल लिखा है एस वाले का, तो एस जो ऑर्बिटल होती है, पहली बात है बेटा वो पाई बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है, वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास एस ऑर्बिटल है और मैं यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रही हूँ वो क्या ले रही हूँ, जेड ले रही हूँ। तो अगर मुझे पी लेना है तो मैं पी जेड ले रही हूँ। अब पी जेड किस तरीके से होगी, इसी तरीके से होगी। Yes. यस और नो? यस मैम। तो अगर मैं इसकी ओवरलैपिंग कराऊंगी तो किस तरीके से होगी, ऐसे ही होगी ना, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट अगर Sigma मैं bond. बोलूं, बट अगर मैं, वेरी गुड, सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा ये। अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा कि मैं पी जेड नहीं ले रही हूँ, मैं पी वाई ले रही हूँ, तो पी वाई, ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड, अब पी वाई क्या है, इसके परपेंडिकुलर होगी। यस और नो? Yes, ma'am. तो यहाँ पे तो नहीं होगी बॉन्ड की फॉर्मेशन। यस और Ma'am, नो? zero overlapping. हाँ, और अगर मैं मान लो पी वाई की जगह पी एक्स भी ले लूं तो वहां पे भी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये आप पढ़ते थे, है ना। अच्छा, अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं, सिग्मा, पहली बात है एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बात भी आपको पता है, बहुत बढ़िया है। जैसे अगर मान लो ये मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड, तो मैं पी एक्स ले रही हूँ, तो आप पी एक्स की ओवरलैपिंग किसके साथ करवाने वाले हो, Ma'am, PX के PY. साथ। पी वाई के साथ कराओगे बेटा तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वहां पे आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, राइट। Okay, ma'am. सेम प्लेन में होना चाहिए ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे पी एक्स और ये अपना पी एक्स दिख रहा है सबको, इसको थोड़ा और बेटर बना देती हूँ। बेटा माइक ना किसी का शायद अनम्यूट है, चेक करो, दिख रहा है ये? तो ये देखो कितने ओवरलैपिंग रीजन है यहाँ पे, 2। तो ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, पाई बॉन्ड, राइट। अच्छा तुम मुझे बताओ, सिग्मा बॉन्ड के केस में ओवरलैपिंग अच्छी है या पाई बॉन्ड के केस में ओवरलैपिंग अच्छी है? Ma'am, sigma bond. Sigma. सिग्मा बॉन्ड ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं भाई, दोस्ती उनकी पक्की है, और पाई बॉन्ड ऐसे साइड से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड से मेरा बेटा। इसीलिए जब आप ऑर्गेनिक में भी आगे पढ़ोगे, ऑर्गेनिक उसी को ही समझ में आएगी जो केमिकल बॉन्डिंग करेगा। बिकॉज मैम ये कैसे बोल दिया आपने, इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक से भी लेना देना है। यस, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है, आपको ऑर्गेनिक करने में आसानी होगी। जीओसी के जो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हो, उसके लिए जो मैं ये बातें बोल रही हूँ वो बहुत काम आएगी। जीओसी भी मैं कराऊंगी, टेंशन मत लो, इसके बाद मैं जीओसी पे ही जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंग होता है पाई से। तो अब जब आप ऑर्गेनिक में देखेंगे या फिर आपके स्कूल में भी अब वही बता रही थी भूमिका, जब आप स्कूल में आपके शायद ऑर्गेनिक हुई होगी, तो वहां पे टीचर ने बताया होगा कि पाई बॉन्ड, अगर मान लो आपके पास सिग्मा और पाई है, मान लो लेट्स से सी डबल बॉन्ड सी है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, बताया होगा उन्होंने, अगर तुमने स्कूल में पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, क्योंकि एक बात बताओ, पाई बॉन्ड तो क्या है, लूजली बाउंड है। यस और नो? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो जब Yes, बात ma'am. आएगी तोड़ने की, तो कौन सा हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है। अगर सिग्मा, मतलब ऐसी बात है कि टूटता नहीं है, बट जब तुम्हारे पास सिग्मा होगा, पाई होगा, तो नो डाउट पाई बॉन्ड वहां पे ब्रेक होगा। ठीक है जी भूमिका, ओके। अब पाई में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आप ऐसे बनाते होंगे, तुमने देखा होगा, Yes. है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये बात थी जो कि आप वीबीटी में पढ़ते हो। आप वीबीटी एक बार एनसीईआरटी से भी कर लेना, इसका एक एनर्जी वाला भी डायग्राम होता है, ठीक है। मैं बता नहीं रही हूँ, ये वाला डायग्राम होगा तुम्हारे एनसीईआरटी में जो मैंने नीचे बनाया, इंटरन्यूक्लियर एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये डायग्राम भी थोड़ा सा ना कभी कभी आदत है इससे क्वेश्चन, तो एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ कुलप्रीत बोलो। मैम सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा, डबल के लिए पाई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ना 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 ना, इधर आओ इधर आओ।
देखो ये जब आप सी सिंगल बॉन्ड सी करो, ये तो तुम्हारा सिग्मा ही है, ठीक है। और अगर आप लिख रही हो सी डबल बॉन्ड सी, तो इसमें एक सिग्मा, हमें नहीं पता कौन सा सिग्मा है कौन सा पाई, बट एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। अगर आप सी ट्रिपल बॉन्ड सी ले रही हो बेटा, तो जिसमें एक सिग्मा होता है, पाई होते हैं, ठीक है। कर देना। अनुज प्लीज म्यूट कर लो खुद को, ठीक है। क्या नाम है, किसने पूछा था मेरे से, फुलप्रीत ने पूछा था ना, यस मैम। यही पूछ रही थी आप? हाँ जी ठीक है। किसी ने हैंड रेज किया है, यस। मैम जब सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है तो उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं होगा? ऐसे भी तो पॉसिबल है कि दो सिग्मा हो जाए एक पाई। नहीं, क्योंकि जब आप इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही जो बेसिकली आप ओवरलैपिंग दिखाते हो, जैसे मैं एक करके दिखाऊं तुम लोगों को, आ जाओ मैं करके दिखाती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई डाउट रहे तुम लोगों को, मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखो मैं इसका ना एक एग्जांपल लेती हूँ तुम लोगों के लिए, N2 का, है ना। N2 में सबको पता है N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, पता है ना सबको। Yes, ma'am. चलो इसको बना के देखते हैं। और इसमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, तो किसी का जो डाउट है कि मैं वैसे भी तो हो सकता है दो सिग्मा एक पाई है, इसके पीछे एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है अपना 7, है ना। तो 1s2 2s2 2p3 होता है, इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, 1s2 2s2। ये एक काम को तो वैलेंस वाली लेनी है ना मुझे, ये वाली ले लेती हूँ। इसका रीजन तुम्हें पता भी चल जाएगा कि मैम आपने 1s वाली क्यों ले ली, तो डोंट वरी, ठीक है। अब दो है नाइट्रोजन की मेरे पास, बोलो, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मेरे पास px py pz, ये भी px py pz, यस और नो, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरी क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखी होगी तो क्या मानेंगे हम, जेड एक्सिस मानेंगे, ठीक है मेरा बेटा। चलिए आइए, तो ये मेरी जेड एक्सिस है, और ये मेरी दूसरे वाले के लिए ले रही हूँ मैं, नाइट्रोजन के लिए। तो अगर मेरी जेड एक्सिस है तो पीजेड ही आएगा यहाँ पे, ऐसे दिखा दूं मैं, ये इस वाले नाइट्रोजन की और ये इस वाले नाइट्रोजन की, बात ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. px को कैसे दिखाओगे, परपेंडिकुलर दिखाओगे, तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ मेरा बेटा, ये px एक वाले नाइट्रोजन की, ये px दूसरे वाले की, ठीक है। कोई डाउट? आगे आइए। अगर मुझे py दिखानी है तो परपेंडिकुलर होगी, तो इसको ऐसे बना दूं, देखना थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना तुम्हें। ये देखो ब्लू से Yes, बना, ma'am. ठीक है, इसकी भी ऐसे बना दूं, चलिए। तो ये मेरी क्या बन गई, py, राइट। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, pz pz के बीच में बनेगा ना, बिकॉज z मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो जो बेसिकली आपकी आ रही है, क्या आ रही है, क्या बोलते हैं, जो px pz वाली ऑर्बिटल आ रही है वो उसी एक्सिस के अराउंड आएगी, ठीक है। यस, Yes, ma'am. तो pz pz के बीच में क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है जिसने भी मेरे से Yes, ma'am. अब समझ में आया, वाई 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, क्योंकि px और px में तो बन ही नहीं सकता, वाई, बिकॉज z के परपेंडिकुलर है, राइट। तो px px में क्या बनेगा हमारा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही py py के बीच में क्या होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दिख रहा है। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्यों है और दो पाई क्यों है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, pz pz के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है, px px और अपना py py के बीच में क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है, ठीक है जी। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, मैम। आगे आते हैं। हम कहाँ पे थे, हम थे कि हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो
हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट जो था वो बताया हमें कि कैसे बेसिकली ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इसकी ना लिमिटेशन भी थी। अब लिमिटेशन क्या है मैं यहाँ पे आती हूँ। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। व्हाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा मजा लेते हैं टॉपिक का, है ना। चलिए आइए, कोई भी नहीं लिखेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगी। पहले आप सुन लो, समझ लो, नहीं समझ में आया डाउट पूछ लो, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले देख लो, कहीं तुम लिखो और मैं भी लिख रही हूँ तुम्हें कुछ समझ में ही ना आए। तो यहाँ पे ना मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, CH4। सबने सुना होगा CH4, मीथेन, बहुत कॉमन एग्जांपल है ना। चलिए, तो अगर मैं बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखूं दैट इज 6, ठीक है 6। तो 6 है तो 1s2 2s2 2p2। हमें क्या चाहिए, वैलेंस शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ध्यान रखना वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो 2s और 2p क्या होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में इस तरीके से। पता है ना कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, अभी मैंने लास्ट में रूल्स Yes, ma'am. ठीक है। चलिए, ये तो हो गई अपनी ग्राउंड स्टेट की बात, ठीक है। अगर मान लो मैं एनर्जी दे दूं इलेक्ट्रॉन को, मैंने मान लो एनर्जी दे दी, तो क्या करेगा, ये एक्साइट होके हाईएस्ट स्टेट में चला जाएगा। पढ़ा था हमने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना हाइड्रोजन के केस में तो 2s 2p की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में। बट यहाँ पे 2p की एनर्जी ज्यादा है, तो जैसे आप एनर्जी दोगे तो ये कूद कूद के जाएगा यहाँ पे। तो एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या, इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। वो बात ठीक है, बताइए मेरे को। Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. एक्साइटेड स्टेट हो गई, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास भी एक होता है, तो ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, ये वाला इसके साथ कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कर लेगा। बात जम गई ना। यही हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ रहे थे, ओवरलैप। तो अगर उसने ओवरलैप कर लिया तो बेसिकली ऐसा कुछ दिखेगा तुम लोगों को, मीथेन। बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। अब किस किस की हुई है, एक कार्बन हाइड्रोजन, इधर आओ। एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना, 2s, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो 1s है ना, तो एक तो बना 2s और 1s के ओवरलैप से, क्या कहते हो। और एक हाइड्रोजन वाला बना 2p 1s से, ये भी 2p 1s से, ये भी 2p 1s से। यानी कि एक बन रहा है 2s 1s के ओवरलैप से, और एक बन रहा है 2p, मतलब बाकी 3 बन रहा है 2p 1s ओवरलैप से। ये सुन लो। और इस Yes, ma'am. लोगों को एंगल कितना दिख रहा है, एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑल द CH bond आर नॉट सेम। मतलब कहने का क्या मतलब है, तुम ऐसे बोलो सभी CH की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी। बात तो ठीक है ना। देखो एक तो ओवरलैप हो रहा है इनके बीच, और बाकी 3 हो रही है 2p 1s। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे 2s 1s इन्वॉल्व हो रही है, बाकी में 2p 1s हो रही है, तो दोनों की एनर्जी शुड बी डिफरेंट ना। बॉन्ड को तोड़ने के लिए हो सकता है एक में ज्यादा, डिपेंड करता है कैसी ओवरलैपिंग हुई है, एक में कम हो सकती है एनर्जी लगे, एक में ज्यादा हो सकती है। यस और नो, यस और नो, Yes, ma'am. ठीक है। yes, ma'am. और क्या दिख रहा है कि बॉन्ड एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। लेकिन ऑब्जर्व क्या हुआ है, एक्सपेरिमेंटली तुम लोगों को पता है कि ये सब सेम है, CH, सारे CH बॉन्ड सेम है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबकी सेम है। और जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109 डिग्री। पढ़ते हो ना अब तुम, 109.5. Yes, ma'am. 109.5, ठीक है, एग्जैक्ट तुम्हें पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो मतलब वीबीटी तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए इस चीज को। ये सुन लो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट इज वाई। इसका जवाब हमें कौन देगा, Hybridization. Hybridization. Hybridization.
हाँ, हाइब्रिडाइजेशन देगा। तो यहाँ से हम लोग जो है पढ़ना चालू करते हैं। हाउ वी पुट बेटा, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, राइट। तो मैंने बस वही करा है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, और कुछ नहीं किया बेटा मैंने। ठीक है, सो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें कोई भी पूछे, भाई साहब कोई भी पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन में तुम क्या करो, रट्टा नहीं लगाना, उनको बताना कि वीबीटी की क्या लिमिटेशन थी, तभी हम जो है ये लिमिटेशन थी, इसलिए अब हम हाइब्रिडाइजेशन पे जाएंगे पता लगाने के लिए कि किस तरीके से कार्बन जो है, कार्बन और जो हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सेम है, एंड द बॉन्ड एंगल विल बी 109.5 डिग्री, राइट। तो ये हम हाइब्रिडाइजेशन में देखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए आइए। फिर हाइब्रिडाइजेशन में क्या अनोखा होता है, देखो यहाँ तक तो बात सेम होती है, एक्साइटेड स्टेट तक, आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। आइए, रेडी हो? अगर किसी को लिखना है तो लिख लो फटाफट, अगर आपको लिखना है तो लिख लो और मुझे थम्स अप दे दीजिए, सो दैट मैं आगे चल पड़ूं। यस, यश ठाकुर। टीवी बंद कर लो भाई, टीवी कौन चला के पढ़ता है केमिस्ट्री, है जी। क्या हो गया, क्या तारीफ कर रहे हो तुम लोग मेरी, पढ़ा जाए क्या? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है, पर्सनल ट्यूशन भी दूं क्या फिर तुम लोगों को? चलो आइए, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, इतना लिख लिया, अब आगे चलती हूँ मैं। चलिए, वैसे ही एनसीईआरटी में भी दे रखा है, अगर किसी ने ध्यान से एनसीईआरटी कभी पढ़ोगे ना, वो आज पढ़ना, एक काम करना आज पढ़ना और मुझे फिर नेक्स्ट क्लास में बताना। ये कभी ना हम पढ़ते नहीं, इग्नोर मार देते, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, बस थोड़ा सा उसका लैंग्वेज बड़ा अजीब होता है, बट अब तुम्हें मैंने समझा दिया ना, अब तुम एनसीईआरटी में जाके पढ़ोगे तो तुम्हें आ जाएगा, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कि समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए आइए, अब मैं हाइब्रिडाइजेशन बताती हूँ कि किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बता रहे हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 109 है। तो लेट्स सी, कुछ मत लिखना, पहले मेरे को लिखने दो, सेम एग्जांपल लूंगी। अरे मेरे को रिमूव करना पड़ेगा क्या, ये जो माइक अनम्यूट करके चीची चीची कौन कर रहा है? एक तो वैसे 80 बच्चों की क्लास है, मैं चाहती नहीं हूँ कि सबको म्यूट कर दूं, क्योंकि फिर किसी को कुछ पूछना होगा तो उस बच्चे का डाउट रह जाएगा। तो कृपया करके अपने आप को चुप करके बैठाइए, और अगर चुप नहीं बैठ सकते तो अपना रास्ता नापिए और क्लास से जाइए। ठीक है, ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले मैं वही कार्बन की बात करती हूँ, आना एक बार। एटॉमिक नंबर तुम सबको पता है क्या, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना, 1s2 2s2 2p2, ये आनी चाहिए बेटा सबको, हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो ध्यान रखना, जो हाइब्रिडाइजेशन के केस में हम लोग वैलेंस शेल लेते हैं ना, वैलेंस शेल अब कौन सी है, 2 वाली है ना, 2s 2p वाली, तो वही पार्टिसिपेट करती है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है ना, जो अंदर वाले वो तो भाई न्यूक्लियस के पास है, बेचारे अपने जेल में बंद है, तो उनको कोई कुछ कहता ही नहीं। ठीक है, तो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैसे लिखूंगी मैं, बताना एक बार, 2s2 2p2, देखना। ठीक है, चलो ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट की बात। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा आपको पता है ना, हर कोई बंदा क्या है, अपने पढ़ा है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ग्राउंड स्टेट n=1, वहां पे पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। जैसे ही आप एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट होके 2s से 2p में चला जाएगा। ये सब
जो है अभी तुम्हें लिखवा भी दूंगी चीजें। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन और एक एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। यस और नो बेटा? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं। देखो, एक बार यहाँ पे एक्साइटेशन हो गई, जरूरी नहीं है कि हर केस में एक्साइटेशन होगी, नहीं। आपको एक बार बताऊं क्यों एक्साइटेशन हुई। आओ, यहाँ पे कार्बन के साथ कितने जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, 4। Four. तो हमें एक 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 इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 जगह, सो दैट हाइड्रोजन उनके साथ आ सके ओवरलैप करने के लिए। ठीक है, कई हो सकता है आगे कुछ केसेस, मतलब कुछ एग्जांपल मैं ऐसे भी बताऊंगी जहां पे एक्साइटेशन की जरूरत ही नहीं होगी, बिना एक्साइटेशन के ही काम हो जाएगा। बट फिलहाल ये वाला एग्जांपल है तुम लोगों के आगे। तो होता क्या है बेटा, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ 2s से 2p से, अब इनके बीच में क्या होती है, 2s और 2p के बीच में मिक्सिंग होती है। अब मिक्सिंग होने की कंडीशन ये है कि जो तुम ले रहे हो, ऑर्बिटल ले रहे हो, उनकी एनर्जी या तो बराबर होनी चाहिए या स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए। तो 2s 2p में है, हल्का सा डिफरेंस है, 2p की एनर्जी ज्यादा है बट बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप इनकी मिक्सिंग करा सकते हो, और जैसे ही तुम इनकी मिक्सिंग कराओगे ना, तुम्हें नई ऑर्बिटल्स मिलेंगी। उन ऑर्बिटल्स का नाम हम क्या रख देंगे, हाइब्रिड। Hybrid orbitals. यस, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो ना, कोई नाम तो पुकारना पड़ेगा ना हमें। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, चलो भाई मिक्सिंग करके क्या रख देते हैं, उनका नाम, जो नई ऑर्बिटल्स मिलेंगी उनका नाम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। Hybrid orbitals. अब बात ये आती है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी होंगी। तो जितनी तुम्हारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी ना, उतनी ही तुम्हारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी। क्या कहते हो? हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एटॉमिक ऑर्बिटल्स Yes, कितनी ma'am. है, 1 2 3 4। तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में हो रहा है, इंटरमिक्सिंग किसके बीच में हो रहा है, एक s के बीच में Orbital हो के रहा है बीच में. और 3p के बीच में हो रहा है। यस, ऑर्बिटल्स के बीच में। ऑर्बिटल्स भी कौन सी बेटा, एक s की और 3p की। तो यानी कि हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। कौन सी होंगी, क्या नाम होगा उनका, sp3 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 sp3। यस और नो? Yes, Yes. ma'am. Yes, और जो ये ma'am. sp3 बनी है, अब इनकी तो इंटरमिक्सिंग हो गई। हमारे पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे, 1 2 3 4। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बात ये है, अब मिक्सिंग तो हो गई। पहला क्राइटेरिया क्या है हाइब्रिडाइजेशन कराने का, कि जो तुम ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरमिक्सिंग करा रहे हो, उनकी एनर्जी या तो सेम होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होनी चाहिए। दूसरा, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगी। तीसरा, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तुम्हें मिलेंगी उनकी शक्ल हूबहू सेम होनी चाहिए। Same होगी. जैसे मान लो तुम्हारे घर में लेट से एक रेड कलर का पेंट का डब्बा पड़ा है और 3 तुम्हारे व्हाइट कलर के पेंट के डिब्बे पड़े हैं, ठीक है, या मेरे घर में पड़े हैं, तुम आ रहे हो मेरे घर में मुझसे ट्यूशन लेने, ठीक है। तो तुम देख के जा रहे हो कि मैम के घर तो कुछ काम चल रहा है, एक लाल कलर का पेंट का डिब्बा पड़ा है और 3 व्हाइट डिब्बे पड़े हैं। तो तुम सोच रहे हो मैम ना कुछ कलर करवाने का सोच रही है, मैम कुछ कलर करवाने का सोच रही है। तो फिर तुम आते हो अगले दिन मेरे घर, यस और नो? तो तुम देखते हो मेरे सारी वॉल्स पे पिंक कलर हुआ होता है। तुम देखते हो सारी जगह मेरा सेम ब्राइटनेस, मतलब सेम, बिल्कुल सेम, हर वॉल पे मेरा पिंक कलर, गुलाबी कलर तुम्हें दिखता है। तो तुमने क्या दिमाग लगाया होगा, दिमाग तो तुम बहुत लगाते हो, दिमाग ये लगाया होगा, अच्छा अरे यार रेड और व्हाइट को मैम ने ना मिक्स करके पिंक का कॉम्बिनेशन करवा दिया जो अपने दीवारों पे लगवा दिया है, ठीक है। तो पहले क्या थी, रेड और व्हाइट अलग अलग थे, बट एक बार इनको मिक्स किया, अब ये पिंक हो गया है। तो हर जगह तुम्हें ऐसा नहीं, एक जगह डार्क पिंक दिख रहा है, एक जगह बिल्कुल लाइट दिख रहा है, ऐसे तो मेरी वॉल्स का नाश हो जाएगा। तो तुम्हें सारी जगह क्या है,
सेम का पिंक कलर दिखाई दे रहा है, तो सेम ऐसे ही होता है। जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं तो जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रही है उनकी एनर्जी, उनकी शेप एकदम सेम टू सेम, ठीक है, वैसी हमें दिखती है। अब ये sp3 दिखती कैसे है, इधर आओ, कैसे दिखती है, ऐसे। हम कैसे दिखाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, एक बड़े लोब से दिखाते और एक ऐसे दिखाते हैं, देखो एक बड़े लोब से और एक छोटे लोब से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो, किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि तुम्हें पता ही है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो अगर जितना भी ये पास रहेंगे तो उतना क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो कहते हैं हम इतना दूर रहेंगे ताकि हमें रिपल्शन कम से कम हो। तो ये अपने आप को 109 डिग्री पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. और एक होता है पीछे की साइड, वो मैं व्हाइट कलर, अभी मैं तुम्हें मॉडल से भी दिखा देती हूँ, वैसे पहले ये देख लो एक बार, एक पीछे की साइड होता है। तो ये सारी क्या है, कार्बन की sp3 है, जिसमें क्या है, एक 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 इलेक्ट्रॉन है। गेटिंग माई पॉइंट? अब इनके Yes, साथ ma'am. क्या होगा, हाइड्रोजन ओवरलैप हो जाएगा, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो sp3, कार्बन की sp3 और हाइड्रोजन की s1s में क्या हुआ है, ओवरलैपिंग हो गया है, राइट। तो इस तरीके से क्या पता चला, हाइब्रिडाइजेशन से पता चला मेरा बेटा कि एंगल कितना है। एक्चुअली में तुम ऐसे तो दिखाते हो मीथेन को, देखो तो इनके बीच में एंगल कितना है, 109 डिग्री, मतलब एग्जैक्ट तो तुम 109.5 डिग्री 28 मिनट ऐसा कुछ होता है एग्जैक्ट। तो इन सब के बीच में एंगल इतना है, 90 डिग्री नहीं है। तो वीबीटी जो नहीं बता पाया था वो किसने बता दिया, Hybrid. Hybridization. Hybridization. ठीक है। और सब मान लो तुम्हें इस CH बॉन्ड को तोड़ना है, तुम्हें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी तुम्हें इसको देनी पड़ेगी, जितनी तुम्हें इसको देनी पड़ेगी, जितनी तुम्हें इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। फुलप्रीत, क्या नहीं समझ में आया मेरा बेटा? मैम जो आपने डायग्राम बनाई है ना हाइब्रिड ऑर्बिट्स की, वो दोबारा समझा दो। एक बार मैं ना मॉडल से तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, आई होप। 1 मिनट दे दो बेटा मेरे को। वैसे तो मैं जर्नली बना के रखती हूँ मॉडल, क्योंकि कई बार जरूरत पड़ी जाती है क्लासेस में, बट मैं आज भूल गई थी, तभी मैं थोड़ा, चलो भाई कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले याद आया मॉडल निकाला जाए, क्योंकि बच्चों को समझाना पड़ेगा। देखो इसको, देखो जो मैंने मेरे हाथ में है बेटा, आई होप दिख रहा होगा, रुको मैं कैमरे पे देख लेती हूँ, ये देखो, ठीक है। देखो जो ये ब्लैक वाली बॉल है, ये यहाँ पे कार्बन को रिप्रेजेंट, एक बार मैं ना वो कर लेती हूँ, मेरा ब्लर हो रखा है आईपीएस कैमरा ना, एक सेकेंड रुको। बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं पीछे से, पता है क्या किसी को? अरे यार पता ही नहीं चल रहा, छोड़ो। अच्छा हो गया, हाँ अब ठीक है ना। हाँ देखो, ये जो ब्लैक वाली बॉल तुम्हें दिखाई दे रही है रिप्रेजेंट कार्बन, और व्हाइट वाली बॉल तुम्हें हाइड्रोजन। तो ये मैंने बेटा CH4 मीथेन का बनाया है, देख रहे हो? Yes, ma'am. हाँ। सो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है। और ये चारों, ये देखो इस तरीके से होते हैं। Yes, दो ma'am. तो क्या होते हैं, देखो अगर तुम्हें तुम्हारी साइड से देखोगे तो दो तो प्लेन में है, ये देखो एक तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये देखो ये वाला है ना, और एक तुम्हारे से पीछे जा रहा है, राइट। तो सभी सेम प्लेन में नहीं है ना, दो प्लेन में है, और एक क्या है तुम्हारी तरफ आ रहा है और एक तुमसे
पीछे जा रहा है। तो ये बेटा आपका इस तरीके से मीथेन जो है दिखता है, विच इज टेट्राहेड्रल इन उसमें ज्योमेट्री में, शेप में, एंड 109 डिग्री का जो है इनके बीच में एंगल है। ऑलराइट, Yes, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये मैंने क्या किया है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई है। और जो ये मैंने ये जो व्हाइट व्हाइट सर्कल बनाया है, ये कुछ नहीं है, 1s जो ऑर्बिटल है हाइड्रोजन की वो ओवरलैप कराइए, बिकॉज यू नो ना 1s स्फेरिकल होता है, कल भी हमने देखा था s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, राइट? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये था। तो अब हमें हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सारे, मतलब हद ज्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ताकि मतलब जो भी तुम्हारे पेपर में आएगा क्वेश्चन वो तुम बना पाओ, ठीक है। तो आज PYQs नहीं होंगे, आज तो मैं सिर्फ तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो ये कुछ इसके पॉइंट्स है बेटा हाइब्रिडाइजेशन के, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें कुछ अलग से नोट डाउन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी में से भी तुम अपने नोट्स में लिख सकते हो, और नहीं तो एनसीईआरटी में भी हाईलाइट कर सकते हो। मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले तो है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, सोचा हुआ कि हाँ ठीक है ऐसे हो रहा होगा। इंट्रोड्यूस बाय पोलिंग एंड स्लेटर। तुम्हें साइंटिस्ट के इनके नाम याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो मैं कह रही हूँ बस वही ध्यान रख लो। दूसरा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, जिनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहे हो, है ना, उनकी शेप एनर्जी सेम होगी, ठीक है। इसको फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और क्या बोल सकते हो कि प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज in the formation of new set of orbital of equivalent energy and shape is known as hybridization, ठीक है। ये बात मैंने बता दी है, बताओ मेरे को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। चलिए, ये ना एक वो है, जैसे मैं आपके ना ग्रुप पे PDF भेजूंगी ना मेरा बेटा, तो ये वीडियो ओपन हो जाएगी, मतलब जैसे तुम क्लिक करोगे PDF पे ओपन हो जाएगी। तो ये YouTube पे एक छोटी सी वीडियो है, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम्हें कि कैसे ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होके नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी। अभी तो मैंने तुम्हें पेंट के डब्बे का एग्जांपल दिया था ना, तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरीके से इंटरमिक्स हो रही है वो वहां पे दिखाएगा। तो जैसे ही तुम्हें PDF मिलेगी, जस्ट क्लिक ऑन दैट, वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। सबसे पहले फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करती है हाइब्रिडाइजेशन में, जबकि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी और वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती है। वैकेंट ऑर्बिटल में तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट आ गया, वो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। तुमने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इट्स ओके। फुल्ली फिल्ड में, और मतलब वो कह रहे हैं कि फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये बच्चा किसी भी तरीके की गलत फहमी नहीं रखेगा कि सिर्फ हाफ फिल्ड और ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करे। मैम एग्जांपल तो दे दो हमें, बिल्कुल दूंगी, लेकिन आगे चल के अभी लिख लो। अमोनिया एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। बात तो ठीक है, क्या जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। एंड दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब हमें ज्योमेट्री के बारे में बता रहे हैं ना, जैसे तुमने देखा यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल मैंने इस तरीके से बता रहा, तो ये क्या ज्योमेट्री है इसकी, टेट्राहेड्रल। CH4 की क्या ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। यस, तो वही वो बोल रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। फिर वो कह रहे हैं जनरली सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, व्हाइल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल्स। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो सिग्मा ही बनेगा, जो तुम इंटरमिक्सिंग करा के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हो वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, पाई बॉन्ड मत बना दे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो।
ओए 6:20 भी हो गई, बहुत जल्दी टाइम चला गया आज तो, लगता है सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में ही चला गया अपना बहुत टाइम, है ना। 6:20 भी हो गई, चलो कोई Yes, बात ma'am. नहीं। लेकिन पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, पहले तुमसे मैं पूछूंगी फिर मैं आगे बढ़ूंगी। Yes, ma'am. हाँ हाँ बेटा बोलो, किसी ने अपना हाथ खड़ा किया। मैम जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्यों नहीं बनाते हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? ये अभी तो दिखाया तुम्हें, जब आप एक्साइटेशन करा रहे हो मेरा बेटा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगी, ठीक है, उनके साथ जो ओवरलैपिंग कर रही है, दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड ना मेरा बेटा, ओके मैम। है ना। अभी कोई नहीं, और एग्जाम्पल भी दूंगी मैं, ठीक है, अभी और एग्जाम्पल भी दूंगी, ठीक है। बस क्वेश्चन पीवाईक्यू सोल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करना हाइब्रिडाइजेशन के। रियल लाइफ में तो मैं कहाँ बताऊं तुम्हें, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम इस तरीके से दिखाते हैं, एक बड़ा लोब और छोटा लोब, वो मैंने अभी ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए आइए, ओके, ये वाला पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे। क्या समझ में आ रहा है देखना एक बार। जैसे अभी मैं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 sp3 होता है। तो आप लोगों को ये सुना भी होगा तुम लोगों ने, sp में 50% s करेक्टर होता है, 50% p, sp2 में 67% p होगा, sp3 में 75% के आसपास p करेक्टर होगा। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर जैसे जैसे p करेक्टर बढ़ेगा, साइज बढ़ता है, ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ेगी, और आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी वहां पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। क्योंकि देखो एस करेक्टर ज्यादा होने का क्या मतलब है, तुम खुद सोचो। एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब है, तुम्हें पता है एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होती है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है, न्यूक्लियस का एस वाले ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन पे होल्ड अच्छा होता है, तो उसमें साइज इतना ज्यादा नहीं होता है, राइट, क्योंकि वो पास में होता है। बट अगर तुम पी की बात करोगे तो वो क्या होगा, पी करेक्टर की क्या बात करोगे, पी करेक्टर ज्यादा होने का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस से वो क्या है, दूर है, राइट, दूर है न्यूक्लियस से। तो बेसिकली दूर है तो वहां पे एनर्जी ज्यादा होगी, अगर पी करेक्टर ज्यादा होगा, साइज भी ज्यादा होगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक छोटा सा पॉइंट है, आप लिख लो इसको, हम क्वेश्चन में कहाँ यूज करेंगे वो मैं तुम्हें फिर आगे चल के बताऊंगी, अभी के लिए लिख लो इसको, पॉइंट टू रिमेम्बर करके लिखना सारे बच्चे, ठीक है। चलो ओके, ये देखिए क्या दिख रहा है, पहले सुन लो देन फिर लिखना तुम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व, शेप, बोर्ड एंगल, ये लिखा हुआ है सबने, और मतलब इसमें स्लाइड में देखो। अगर तुम्हारी हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ एक बार, रुको एक बार, कैसे एक बेटा, कोई नहीं, मैं इस पे बनाकर, टाइम लग जाएगा उसको दिखाने में। देखो बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर तुम्हारी 2 है, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर तुम्हारी 2 है, मान लो इस तरीके से, BeCl2, एक सेकेंड, हाँ देखो, अगर मान लो तुम्हारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 है, तो इन्होंने क्या बोला, जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट विल बी sp, ठीक है। जैसे कि
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हालांकि इन्होंने दे नहीं रखा, BeCl2, बेरियम क्लोराइड। और भी है बहुत सारे एग्जाम्पल। तो बेरियम क्लोराइड को जब आप दिखाओगे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, किस तरीके की है, ये 180 एंगल। लीनियर है, 180 डिग्री है। तो जब आपकी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी तो वो आपका क्या होगा, लीनियर होगा। और उसमें ऑर्बिटल कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी, दो में sp है हाइब्रिडाइजेशन, ये सबको मालूम होना चाहिए। तो एक s होगी और p वाले में कोई भी हो सकती है, px हो सकती है, py हो सकती है और pz हो सकती है। एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये टेबल सभी बनाएंगे। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तुम्हारी 3 है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तुम्हारी 3 है, 3 को कैसे बना सकते हैं, 1 2 और 3। और इसमें भी 2 कैसे बना सकते थे, 1 और 2। यस और नो? तो जब Yes, तुम्हारी ma'am. 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी तो sp2 होगा, और इसमें s यूज होगी और p2 है, मतलब 2 p यूज होंगे। अब कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, px py py pz या px pz ले लो, ठीक है। ट्रायगोनल प्लेनर होगा इसका शेप, तुम्हें याद रखना है, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, नहीं तो 120 डिग्री एंगल होगा। अगर मैं बात करूं 4 का, तो मैंने अभी तुम्हें बताया sp3 टेट्राहेड्रल होगा, एंगल इतना होगा। अगर तुम्हारी 5 होंगी तो sp3d होगा, यानी कि एक s, p की 3 ही हो सकती है, पता है ना तुम लोगों को, क्योंकि p में 3 ही ma'am. ऑर्बिटल होती है, तो फिर d होगी यूज। तो इसमें s, p की 3 कौन सी, px py pz, और d की ध्यान रखना है, इसमें कौन सी वाली यूज होती है बेटा, dz² होती है। थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। d में कौन सी यूज होगी, dz। और इसका क्या होगा शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ठीक है जी। ट्रायंगल बाइपिरामिड। यस। और इसका एंगल कौन कौन से होंगे इसमें, अभी मैं बना के भी दिखाऊंगी। 120 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री क्या होता है इसमें, एंगल होता है, ठीक है। एक बार फटाफट से इसको लिख लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। एक बार लिख लो फटाफट इसको। मैम ये हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है। हाँ लिख लो, फिर भी लिख लो, अगर तुम नोट्स बना रहे हो मेरे देख के तो प्लीज लिख लो। एनसीईआरटी में तो पता नहीं क्या क्या है, वो मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि वो इतना काम का भी नहीं था, बट ये काम का है। बेटा प्लीज माइक म्यूट करो, रिमूव करना पड़ेगा। तो यानी कि बेसिकली समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताने के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए, तो केमिस्ट्री में अगर तुम इसका मेरे को पूछोगे यूज क्या है, शायद जिसने भी पूछा था, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता लगा सकते हैं कि क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। उसके अलावा अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो भाई देखो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तुम्हारा ज्योमेट्री, है ना। तो sp3d2 होगी, इसमें s px py pz, और d जो यूज होगी वो कौन सी होगी, तुम्हें ध्यान रखना है, dx² डैश y² और dz², ठीक है। ऑक्टाहेड्रल होता है, इसके अंदर 90 डिग्री 180 डिग्री दो तरह के एंगल देखने को मिलते हैं। टेंशन ना लो, नेक्स्ट क्लास में पहले मैं मॉडल बना के रखूंगी ताकि ये सारों के दर्शन जरूर करा दूं कैसे कैसे दिखते हैं। sp3d3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखना इसमें s px py pz, और इसमें ये 3 यूज होती है d की, dxy dx² डैश y² और dz², है ना। पेंटागनल बाइपिरामिडल होता है इसका शेप, और 3 तरह के एंगल इसमें देखने को पाए जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है। बोलो Yes, ma'am. यस मैम। यस। इसको लिख लो, लिख लो। आई होप लिख लिया हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो Yes, अगर ma'am. मैं सबसे पहले बात
एसपी हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये मैंने सब कुछ बता दिया है। तो इस तरीके से दिखता है, तुम्हें लीनियर दिख रहा है। मान लो लेट्स से बेरियम है, एग्जांपल ले लेती हूँ ना मैं कोई इसके थ्रू, और दिस इज बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से लीनियर होता है। ठीक है मेरा बेटा, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये देखो ऐसे दिख रहा है सबको, एक मिनट रुको, ये रहा इस तरीके से। ठीक है, मान लो ये बीच वाला बेरियम है और ये दोनों क्या है, Cl है। तो बोर्ड एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो आपका शेप होने वाला है दैट इज लीनियर होने वाला है। और आपको ये एग्जांपल्स ना पता होने चाहिए, ये वाले रट्टा नहीं मारना इनका। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी भी सही कि किस तरीके से इनको हम निकालते हैं। जैसे BeCl2 का तो बता दिया मैंने, C2H2 ऐसा होता है बेटा, लीनियर है ये भी। CO2 भी तुमने सुना होगा, बड़ा पॉपुलर है, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है। ठीक है, C3O2 ऐसे होता है, दिस इज ऑल्सो लीनियर, देखो। ठीक है, इस तरीके से कैडमियम क्लोराइड है, मर्क्यूरी क्लोराइड है। ठीक है, अच्छा आपका वो कैसे होगा, प्लेनर कैसे होगा, आइए मैं बताती हूँ। एक मिनट, एक मिनट। देखो ये देखो बच्चों, कैन यू सी दैट, Yes, ma'am. दिस इज प्लेनर। ये आपको दिख भी रहा है, sp2 है ये। BeCl3 इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, BeCl3। एंगल कितना है, 120 डिग्री, देख रहे हो, इसमें भी देख सकते हो। ठीक है, 120 डिग्री, दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर। अब इसके एग्जाम्पल काफी सारे हैं, रट्टा मत मारना, रट्टा मत मारना, हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए। और sp3, ये तो मैंने अभी बता दिया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बेटा जिसमें लोन पेयर हो वो तो अपन VSCPR थ्योरी में पढ़ेंगे ना, क्योंकि उसमें फिर अपन को शेप बतानी पड़ेगी, है ना, बेंट शेप, V शेप, है ना, सीशो शेप, T शेप, वो हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। अभी ये सारे वो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ जहाँ पे मतलब एग्जाम्पल मतलब वो बता रही हूँ जहाँ पे आप लोगों का वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लोन पेयर नहीं है, तभी आपको यहाँ पे दिख रहा। बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स आप देखोगे वहां पे ऐसे जरूर एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे लोन पेयर होता है, जैसे हम बोले, बट वी विल डिस्कस लेटर, है ना, अभी अपने पास टाइम नहीं है। अभी मैं दर्शन करवा रही हूँ तुम लोगों के। sp3d देखो ऐसा होता है, sp3d इधर देखो, दिख रहा है तुम्हें, स्क्रीन मेरी तरफ देखो। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं 3 बोर्ड, यहाँ पे सेम उसमें प्लेन में, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल PCl5 होता है। ठीक है, और जो ये 3 बोर्ड है, इधर देखो, इधर आओ मेरी तरफ देखो, ये वाले बोलते हैं हम इनको इक्वेटोरियल बोर्ड बोलते हैं, जिसमें 120 डिग्री का एंगल है, इसमें 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 इसमें। ठीक है, इनको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल बोर्ड, नाम है इनका। और जो ये ऊपर और नीचे दिखाई दे रहे हैं वो क्या, अपने एक्सियल बोर्ड्स। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें कितने 90 डिग्री के एंगल है, बता पाओगे मेरे को? यस हाउ Ma'am, मेनी two. 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं? 3. 3 है, सोच लो। मैम
6 6 है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला, इसका इसके साथ 90 डिग्री, इसका इसके साथ 90 डिग्री और इसके साथ, तो ऊपर वाले के 3 बन रहा है 90 डिग्री, तो नीचे वाले के भी तो बनेंगे 3। यस और नो? यस मैम। यस मैम 90 डिग्री है, 3 120 डिग्री है और 180 भी है क्या? हाँ मैम, ये रहा 180। तो ठीक है, तो 180 डिग्री भी एंगल होगा इसमें। यस मैम। ठीक है, सो इस तरीके से। और अभी तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि एक्सियल बोन्स जो होते हैं वो लॉन्गर देन होते हैं इक्वेटोरियल बोन से। क्या होते हैं? एक्सियल बोन्स longer than आर, यस, इक्वेटोरियल बोन्स। ठीक है, ठीक है, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस इसके मैम। अलावा नेक्स्ट है आपका ऑक्टाहेड्रल। ये देखो, ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से sp3d2 या d2sp3, ये हम 12th में पढ़ेंगे d2sp3 कैसे होगी। ये दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा होगा मस्त। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है SF6, सल्फर और 6 फ्लोरीन। तो इसमें बात करते हैं कितने 90 डिग्री और 180 डिग्री होंगे। तो 180 डिग्री एक एरा, एक एरा, एक एरा, तो 3 तो होगा 180 डिग्री, है ना? अब बात आती है 90 डिग्री कितने हैं, बताओगे मेरे को? 8। 8 और 12 12 और 9 9। चलो, मतलब ये तो है कि 8 या 8 से मैम 8 8। मैम 8। चलो अभी मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ फिर बता रहा। अभी तुम्हें मैं समझ गई तुम क्या सोच रहे हो सारे। मैम 12 12, वैसे 12 इज करेक्ट। मैम 12। 12 इज करेक्ट। बता देती हूँ कैसे 12 है, 1 मिनट दे दो मैम को। देखो, ये दिख रहा है सबको? यस मैम ये जो ऊपर वाला है इन चारों के साथ 90 डिग्री बना रहा है, यस और नो? इन चारों के साथ। यस मैम यस। और ऐसे नीचे वाला भी बना रहा है, तो 8 तो यही हो गए। अब तुम ध्यान से देखो, तभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है। जो ये 2 है, ये 2, ये 2, ये भी क्या है? ये भी 90 डिग्री है। ध्यान से तुम अगर देखोगे तो इसको, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये वाले, ये देखो, थोड़ा सा इमेजिन देखो, यस मैम। दिख रहा है? यस ये देखो, मैम। मैं ऐसे देख रही हूँ ना, देखो मैं ऐसे देख रही हूँ, तो मुझे ये दोनों 90 डिग्री दिख रहे हैं। देखो, तुम्हें भी दिख रहे होंगे। तो ऐसे ऐसे कितने हो गए? 4 हो गए, है ना? 1 2 3 4, तो 12 हो गए तुम्हारे कितने? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है तुम्हें करना है। sp3d3 इस तरीके से होता है बेटा। इसमें बेसिकली ऐसे होता है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। इस तरीके से पेंटागन, और एक ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ होता है, ऐसा कुछ होता है। क्योंकि sp3d3 है तो 5 क्या है? प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं? 72 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं। जैसे दो इनके बीच में होता है अपना 72 डिग्री और इनके बीच में होता है 90 डिग्री। इसमें भी एक्सियल और इक्वेटोरियल बोन्स ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। दिख रहा है सबको? यस मैम यस मैम। ठीक है, कितने बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो IF7 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट ठीक है हम लोग कर लेंगे। एनसीईआरटी में मेंशन है शायद इसके बारे में। तो यानी कि तुम्हें करके क्या आना है? तुम्हें ये सारा पढ़ के आना जितना पढ़ाया है, और ये टेबल नोट डाउन कर लेना। ये कहीं नहीं मिलेगी तुम लोगों को, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी कि अगर 180 डिग्री है तो कितने एंगल हैं, sp3d में कितने एंगल हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना सारे, ये देखो, जैसे अभी मैंने तुम्हें ऑक्टाहेड्रल में बताए कितने हैं, है ना? यस मैम। तो इसको करके आना नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, ठीक है? और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 2 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। एक तो वो
जब तुम्हें स्ट्रक्चर दे रखा हो तब कैसे बताना है, अगर जब तुम्हें मॉलिक्यूल दे रखा हो मतलब कि BF3 है, NH3 है, जो भी है, तो उस केस में कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2 मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगी, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही है और बस इतना ही करो। DPP आज नहीं मिलेगी क्योंकि आज ज्यादा मैंने नहीं पढ़ाया कुछ,